हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई होप आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और अब है आपके अपने केमिस्ट्री का पेपर। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा नहीं पढ़ा, इसी चैनल पर हर वीडियो का एक क्विक रिवीजन हमने डाल रखा है। आप हर चैप्टर के लिए वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं उसको। और ज्यादा से 20 से 40 मिनट के अंदर ऑन एवरेज हर वीडियो है। आप वहां से जाइए और हर चैप्टर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब टाइम है कि पूरा चैप्टर कवर हम नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पूरा रिवीजन कर लिया है और हमको पर्टिकुलर मैम टॉपिक्स बता दो कि इस चैप्टर से हमको बस इतने इतने टॉपिक करें और हमारा पेपर बैठ जाए, तो ये बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। इस वीडियो में हम वही लास्ट मोमेंट रिवीजन के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए, हमारे पास टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 फिजिकल के हैं, 2 आपके इनऑर्गेनिक के हैं और बाकी 5 आपके क्या है, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमको किससे कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका सोल्यूशन। देखिए, इसमें मैंने ऑन एवरेज हर पेपर को एनालिसिस करा है कि लगभग किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में से आप देखिए 2 से 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, है ना। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं और 4 मार्क का आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, आपके पास फिजिकल के सिर्फ ये 3 ही यूनिट्स हैं। 3 यूनिट में से आपको पता है कि हो सकता है न्यूमेरिकल पूछते हैं। अब एमपी बोर्ड वाला एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। तो न्यूमेरिकल इन 3 ही चैप्टर में से कहीं से फंसेगा। लास्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आया था, तो चांसेस कम है कि अभी फिर से इलेक्ट्रो का रिपीट हो। तो आपके पास सॉल्यूशन और काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है आपका, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से अभी भी न्यूमेरिकल बन सकता है। तो अभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 2-3 ऑब्जेक्टिव के अलावा आपके पास 4 मार्क का सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है। और वो कोई ना कोई डेरिवेशन हो सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कोई ना कोई न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब वो कौन से टॉपिक्स है जहां से ये क्वेश्चंस फंसेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जहां से आपको, अगर ये जो दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव में भी आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल पकड़ा देते हैं कि इसका आप मोलैरिटी निकालिए, मोलैलिटी निकालिए, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ये 3 चीजें पढ़नी है। हेनरी लॉ पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और देखिए, पिछले साल ये जितने भी ब्लैक मार्क लगे हुए हैं, स्टार लगे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें पिछले साल क्वेश्चन आया है। तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि इस साल वो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। तो देखिए, सेम रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन उसको चेंज करके वो रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 4 नंबर में आया था रिलेटिव लोवरिंग का, आपको पूरा क्या करना था, डेरिवेशन करना था। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा डेरिवेशन करना था। तो आपको पूरा डेरिवेशन ना देके छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव में फंसा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ वो टॉपिक्स लिखे हैं जिसको आपको एक बार गो थ्रू करना ही है, एक बार आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत हर टॉपिक के बारे में। ठीक है, हेनरी लॉ पढ़ना है आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारी 4 प्रॉपर्टीज रहती हैं, रिलेटिव लोवरिंग, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग से बनता है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ पिछली बार नहीं पूछा गया, इसमें आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इनका आप डेरिवेशन अगर इतना ना देखना चाहें, इन दोनों के डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी आपकी बार बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक, चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे ऑन एवरेज एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक्स क्या क्या हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। इंडिविजुअली कोई सेल आपसे पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, छोटा सा थ्योरी का पार्ट है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन आप एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, आपका ओम्स लॉ जो आता है ना, सेल कांस्टेंट के बारे में, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनका यूनिट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वहां से बन जाता है। ठीक है, कोलराश लॉ और फेराडे लॉ। अब आप देखिए, फेराडे लॉ में से फर्स्ट लॉ पिछली बार आ चुका है, फेराडे का फर्स्ट लॉ ही आपसे पूछा था। तो सेकंड लॉ के प्रोबेबिलिटी होते हैं, फर्स्ट लॉ के आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे क्या पूछ ले जाए, न्यूमेरिकल। पिछली बार एक न्यूमेरिकल फेराडे लॉ से बना था, दूसरा न्यूमेरिकल शायद कंडक्टेंस से बना था, मोलर कंडक्टेंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, रेजिस्टिविटी, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से थ्योरी कवर कर रहे हैं, इनके फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो यहीं से न्यूमेरिकल की भी प्रिपरेशन हो जाती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ सकते बेटा। आप जो ऑब्जेक्टिव करके आते हैं ना, वहीं से चेकर का माइंडसेट एकदम बैठ जाता है
कि आपके ऑब्जेक्टिव अगर सारे सही निकल रहे हैं, मतलब बच्चे को पता है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है ना, और ऑब्जेक्टिव में ही अगर मान लो 10 में से 7 ऑब्जेक्टिव आपके गलत निकल गए, तो आपकी कॉपी आपने कितनी ही अच्छे से सजा धजा के लिखी हो, चेकर का माइंड सेट हो जाता है कि बच्चे को अच्छे से नहीं आता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देंगे। अगर आप इतना सब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली निकलेंगे आपके, ठीक है। काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, काइनेटिक्स में से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन लगभग आता है आपके सामने, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स है, रेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए रेट के बारे में। रेट के बाद ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी पिछले साल ही इन दोनों के बारे में पूछा गया है, बट स्टिल आपको डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए, है ना। अब रेट, आपका रेट कांस्टेंट और रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, उनके एसआई यूनिट वगैरह इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आपके पास 2 ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, दोनों के ही डेरिवेशन और टी हाफ, के लिए डेरिवेशन, रेट कांस्टेंट के लिए और हाफ लाइफ टाइम के लिए आपको डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। इसमें से कुछ भी एक चीज फंस सकती है। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें, यहां तक आपका क्या था, फिजिकल खत्म। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक में से देखिए ऐसा है कि आपको थ्योरी ही आने वाली है, और थ्योरी में से भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना, ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा आते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव्स आएगा 2 मार्क का, 3 मार्क का, आपका कोई सा भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 3D सीरीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आया तो उसके आपको जो सबसे स्टेबल, आपको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, जितने भी रीजनिंग के हैं आपने देखा होगा 10 टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं, 10 में से 2 पिछली बार पूछ ली गई है ना, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड और एक एंथैल्पी से रिलेटेड। तो इन 2 को छोड़ के जो बाकी की 8 है वो कम से कम आप एक बार पढ़ लीजिए, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर कंपाउंड्स वाला, ये प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों सेम बेसिस पर है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डी और एफ के बीच में डिफरेंस पिछली बार पूछ लिया गया है। अच्छा, लास्ट ईयर जो जो पूछ लिए गए उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड नहीं करे, है ना, तो जितने ऐड करें उसको ही आप अच्छे से पढ़ के आ जाना, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़े, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा रहे हैं और 2 मार्क के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ पे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बड़े बड़े टॉपिक्स पे जाना भी नहीं, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से कवर करना है। बेसिक्स, अब बेसिक्स में क्या क्या पता होना चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कंपाउंड, डबल सॉल्ट, ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, डबल सॉल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी वैलेंसीज होती है, आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल मेटल के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल क्या होता है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लिगेंड के लिए आपके पास एक टेबल होगी, लिगेंड आपने पढ़े होंगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट क्या होते हैं, ईडीटीए क्या होता है, ईडीटी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पूरा नाम बता दो, हेक्साडेंटेड है ये बता दो, उसकी डेंटिसिटी, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स यहीं से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म, ये 2 पॉइंट्स तो छोड़ने ही नहीं है, ठीक है, अच्छे से करके जाना है। इसके बाद बहुत सी बार किलेट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं आपसे, है ना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इन दोनों के बारे में हल्का सा खाली पढ़ लेना कि अगर बाय चांस आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी आपको पूरा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट बाय चांस आपसे सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक बार देख के चले जाना, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो यहाँ से देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं लगभग 6 मार्क्स का आपका चैप्टर फंसता है, तो 6 मार्क्स में या तो वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है, या तो हो सकता है 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी करके 6 मार्क्स उनको फंसाने रहते हैं, है ना। टॉपिक्स क्या क्या पढ़े इसमें से, SN1 SN2, SN1 SN2 मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रिपरेशन में से देखिए, अल्कोहल से कैसे बनता है, रेडिकल से कैसे बनता है, सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलिस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये रिएक्शंस करनी है। बीटा एलिमिनेशन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक और वुड्स फिटिक, तीनों एक ही जैसी रिएक्शन है, ये करके जाना है, ठीक है। इसमें से CCl4 के बारे में स्पेशल जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, DDT हो गया, फ्रीऑन हो गया, CCl4 आपके पूछ लिया गया है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कवर करना है, 4 नंबर के हिसाब से नहीं कवर करना, 2-2, 3-3 मार्क्स के हिसाब से आपको आना चाहिए। क्या रिएक्शन हो रही है उसकी थ्योरी और रिएक्शन लिखना आना चाहिए, नीचे उसका नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपको
पढ़ने। अब कुछ चीजें हैं जो कॉमनली हर चैप्टर से आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर से आनी चाहिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ना, नॉर्मल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने किसी पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं लिखा, आपको सबका आना चाहिए, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये सारे रिएक्शंस आपके हर चैप्टर में, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अगर बाय चांस किसी के फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। कन्वर्जन, सारे चैप्टर करने के बाद एक ना एक क्वेश्चन कन्वर्जन का फंस जाता है कि इसको आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो मैंने कन्वर्जन के करवाए हैं, अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो और कोई भी कन्वर्जन अगर आता है तो आप इतना सोचने के काबिल बन जाएंगे कि वो कन्वर्जन आप खुद से कर पाए, ठीक है। तो कन्वर्जन भी आपको करना है। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल, देखिए ये सारे चैप्टर का वेटेज वही 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स में से ऐसा ही कुछ फंसेगा, ठीक है। टॉपिक्स प्रिपरेशन में देखिए एल्कीन से कैसे बनाया जाता है अल्कोहल फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए ये अगर डायरेक्ट नहीं भी आया तो कन्वर्जन में कहीं ना कहीं फंस जाता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये वाला पॉइंट ऐसा है कि आपको ये वाला जो रिएक्शन है ये इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा, इसके अगले चैप्टर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये आपका यहाँ भी आएगा और लास्ट अमाइंस वाले चैप्टर में फिर से रिपीट होता है। तो जो ऐसी रिएक्शन है जो एक साथ 2 चैप्टर को लिंक कर रही है तो वो तो छोड़ना ही नहीं हमको, है ना, वो अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, लुकास टेस्ट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और ऑक्सीडेशन हो गया, ये तीनों चीजें पढ़नी है। फिनॉल्स में ब्रोमिनेशन करना है, अलग से लिखा है ना। रिमर-टिमन रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ हर साल लगभग रिपीटेटिवली पूछा जाता है आपसे, व्हाट हैपन व्हेन करके दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कन्वर्जन में यूज आ जाए, डायरेक्ट रिएक्शन दे देंगे क्या बनेगा, ये भी सिंपल है और अधिकतम पूछा जाता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ये भी, और ईथर में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है जो आपको देखनी है। इसके बाद आपका अल्कोहल का आपका 2 कन्वर्जन है। अल्कोहल को H2SO4 से जब आप रिएक्ट करवाते हैं ना, वो वाला रिएक्शन ध्यान से देखना, एक में ईथर बनता है, एक में अल्कीन बनता है, अलग अलग परसेंटेज पे, वो वाला रिएक्शन एनसीईआरटी का अच्छे से देख लेना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में ये इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स का, तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अलग अलग क्वेश्चंस आने की। देखो इसमें से इटार्ड और गेटरमैन पिछले साल ही आया है, तो रोजनमंड आपको करके जाना है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दोनों लगभग एक जैसे ही है, इनका स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट सेम है, बस बीच का आपका रिएजेंट चेंज हो जाता है, तो 2 रिएक्शन एक बार में रेडी हो रहे हैं, ये भी करके जाना है। ऑक्सीडेशन में आपको फैलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट एक बार पढ़ के जाना है। एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोबेबिलिटी कम है, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। कैनिजारो रिएक्शन आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद अमाइंस में 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। प्रिपरेशन में आपको देखना है अमाइंस बनते कैसे, नाइट्रो, नाइट्राइल्स और अमाइड्स, इन तीनों का जब आप रिडक्शन करवाते हैं तो आपके अमाइड्स बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड पिछली बार ही आ चुकी है, बट स्टिल एक बार नजर मार के जाना, क्योंकि छोटे मोटे में कहीं ना कहीं हॉफमैन ब्रोमोमाइड कन्वर्जन में बहुत यूज आती है, इसलिए लिखी हुई है, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में कार्बिल एमिन रिएक्शन है जो कि टेस्ट भी है प्राइमरी एमीन्स का। डाइजोनियम सॉल्ट में आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है और एक कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, इन सब के बारे में। विटामिन्स के बारे में पिछली बार ही पूछा गया है ना, तो इसके वेटेज थोड़े कम हो जाते हैं, बाकी इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बाहर पेपर बैठ ही नहीं सकता अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए तो, ठीक है। और जितना हर टॉपिक पे आपको इंडिविजुअल वीडियो मिलेगा, आपको जहां डाउट आ रहा है आप वो वीडियो देखो और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनिक के हैं ना, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, इवन एक वीडियो ऐसा भी जिसमें मैंने टॉप 15 नेम रिएक्शन निकाला है कि पूरी ऑर्गेनिक से 15 नेम रिएक्शन ये वाली करके चले जाओ, तो नेम रिएक्शंस आपकी वहां से हो जाएगी, जो बचे कुछ रिएक्शंस है वो यहाँ से आप मिला लेना, ठीक है। इतना करके जाओगे और बार बार कर लोगे, आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फ्री माइंड से होकर आपने इतनी मेहनत करी है कि आप इसमें इतना सब पढ़ के बहुत अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इतना भी करके जाते हैं, मेरा मानना है आप 70 में से 65 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग हम आपकी हर तरह से हेल्प करने को रेडी हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।